सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि आज हम लोग करेंगे पॉलिटिकल लास्ट लेक्चर रहने वाला है हमारा आज। एंड इसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ये सब करने वाले हैं। बट बिफोर दैट कि हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी हिस्ट्रीज़ के आगे, ठीक है। और मैंने आपको मॉर्निंग वाले लेक्चर में बताया था, आपको ये आप बता देना कल से स्टार्ट करें, संडे से या फिर मंडे से स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि यार मैं आपको बता दूँ पहले ही, भाई मैं 20 जुलाई तक मुझे ख़त्म करवाना है, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। क्योंकि मुझे और भी चीज़ें आपको पता है, सारी चीज़ें प्लान कर रखी है। और अगर हमने नहीं किया, क्योंकि हमें करना ही है, 13 अगस्त से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट है, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि काफ़ी सारे सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनो के भी स्टूडेंट हैं, और हमें अभी हिस्ट्री के बाद क्या करना है, इकोनॉमिक्स करना है, स्टैटिक करना है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, बाकी फिजिक्स भी हो ही जाएगा, तो ये करने हैं हमें। तो इसके लिए एटलीस्ट ये है ना कि फिर अगर हमें 30 जुलाई तक सारी चीज़ें ख़त्म करनी हैं, तो फिर हमें 20 जुलाई तक हिस्ट्री खत्म करनी पड़ेगी। तो हिस्ट्री के डेली दो लेक्चर्स होंगे, एंड इस हिसाब से होंगे कि भाई हमारा 20 तक खत्म हो जाए। बट कंसिडरिंग द इम्पॉर्टेंस तो उसी ऑर्डर में करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पहले कवर करेंगे, देन एशियन मेडाल फिर देखेंगे, लेकिन अभी मॉडर्न से ही स्टार्ट करेंगे, ओके। एंड करंट अफेयर को लेके काफ़ी लोग चिंतित हैं, चिंतित बिल्कुल ना हो, ठीक है। एकदम रेस्ट एश्योर्ड रहें, सब कुछ ठीक ठाक ही होगा, मैं कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो पता चल जाएगा आपको। बाकी तो ये बोलना था आप लोगों से कि क्या बोलना था, हाँ, एक अभी आपको पता है RRB NTPC का एग्ज़ाम हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका आंसर की भी है। तो उसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ना, अच्छे अच्छे, मतलब एक सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उस सीरीज़ का नाम है, वैसे जो मैंने रेलवे वाला वीडियो डाला तो उसमें बताया था व्हाट्स न्यू। व्हाट्स न्यू का मतलब ये है कि ऐसा क्या था जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, जो नया आया, ठीक है, जो हमें पढ़ना चाहिए, सो दैट कि अगर आगे हमें एग्ज़ाम देना है तो आ जाए। वैसे तो अभी तक TCS जो कंडक्ट करवाता था वो रेलवे SSC दोनों करवाता था। अभी अलग एजेंसी, मोस्ट प्रॉब्ली रेलवे तो TCS ही करवा रहा है, SSC का मोस्ट प्रॉब्ली अलग है। बट फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो व्हाट्स न्यू सीरीज़ है इसको फॉलो करें। ये मतलब सबके लिए रहेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल NTPC का एग्जाम हुआ है अभी, तो मैं करवा रहा हूँ। ऐसे स्टेनो का, ऐसे सिलेक्शन पोस्ट का होगा जब आंसर किया जाएगा, स्टेनो का जब आंसर किया जाएगा, CGL का जब आंसर किया जाएगा, तो हम करेंगे ही। लेकिन ऑब्वियस सी बात, आप CGL के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो CGL के आंसर की तो वेट करोगे नहीं। बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रेलवे का NTPC का मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे, मुझे पता नहीं है कि कितने बड़े होंगे कितने, लेकिन छोटे ही होंगे, बहुत बड़े भी नहीं होंगे, तो आप उनको कर सकते हो। उससे नए क्वेश्चन जो अभी रिसेंट में पूछे गए हैं वो आपको पता चल जाए कि भाई हाँ, NTPC में इस तरह के अच्छे बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, करो ना करो, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती क्या है, तो देखिए पॉलिटी में मेनली 3 तरह की बॉडीज़ होती हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरी होती है हमारी स्टैट्यूटरी, एंड तीसरी होती हैं एग्जीक्यूटिव, या फिर नॉन स्टैट्यूटरी, या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इनको बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती हैं जिनका कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल मेंशन्ड होता है, कोई ना कोई अनुच्छेद होता है संविधान में, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। जैसे कि फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। क्यों? क्योंकि इनका कोई रेस्पेक्टिव आर्टिकल मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वो होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में मेंशन नहीं है, तो इनको फिर लॉ से क्रिएट किया गया है। लॉ मतलब कोई बिल लाया गया होगा पार्लियामेंट में, एंड देन वो एक्ट बना होगा, तो उससे इनको एक किसी एक्ट से क्रिएट किया गया। तो ये एक तरह से लॉ के थ्रू क्रिएट की गई हुई बॉडीज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो NHRC है, ये एक एक्ट के थ्रू क्रिएट की गई है, दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट्स ऑफ 1993। ऐसे नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस है, जो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट है 1990 का, उससे क्रिएट किया गया। तो कोई एक्ट से क्रिएट किए गए। एग्जीक्यूटिव वो हैं जो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ना तो उनको किसी एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया। तो फिर कैसे क्रिएट किया गया? उनको एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू क्रिएट किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल नीति आयोग। अब ये जो नीति आयोग है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई आर्टिकल मिलेगा, ना तो कोई एक्ट मिलेगा कि इस एक्ट से क्रिएट किया गया। अब आपको पता है कि हमने 5 ईयर प्लान्स पढ़े थे, पंचवर्षीय योजना पढ़ी थी, कब? इकोनॉमिक्स में। तो उस 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट कौन करता था? प्लानिंग कमीशन नाम की एक बॉडी हुआ करती थी, योजना आयोग, जो इसको इम्प्लीमेंट किया करती थी। लेकिन जब हमारी मोदी सरकार आई तो उसने क्या किया? इसको ख़त्म कर दिया और उसकी जगह नीति आयोग ले आए। मोदी सरकार लाया, पार्लियामेंट नहीं लाया, संसद नहीं लाई,
एग्जीक्यूटिव ले आई, यानी कि जो सरकार है गवर्नमेंट वो लेके आई। ऐसे प्लानिंग कमीशन भी जो था ये भी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल ना तो स्टैट्यूटरी था, ये एग्जीक्यूटिव, इसीलिए इसको रिपील करना गवर्नमेंट के लिए इतना आसान था कि तुरंत हटा दिया। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वो चीज़ मेंशन होती तो फिर बहुत मुश्किल। अब जैसे कि गवर्नमेंट चाहे कि हम इलेक्शन कमीशन नाम की बॉडी ही हटा दें तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, पॉसिबल तो है लेकिन उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की नीड पड़ेगी, आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अभी आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बहुत सारी, इतनी सारी है। ठीक है, सबके बारे में नहीं पढ़ने वाले हम। एजी के बारे में पढ़ेंगे, सीएजी के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एंड इलेक्शन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल के बारे में, यानी कि महान्यायवादी जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो आर्टिकल नंबर 76 में मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहिए। तब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो डेफिनेटली कोई ना कोई आर्टिकल तो होगा ही। तो आर्टिकल नंबर 76 है जिसमें इसके बारे में मेंशन्ड है। ही इज़ कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। सबसे बड़ा या फिर सर्वोच्च विधि अधिकारी इसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट का वकील होता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका ये लॉयर है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, यानी कि इसका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं मेंशन्ड है। ठीक है, नो फिक्स्ड टेन्योर कि भाई 5 साल का 6 साल का, ऐसा कोई टेन्योर नहीं है। इट सर्व्स टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे कि हमने देखा था किसके केस में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के केस में भी हमने ये देखा था कि दे सर्व अंटिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होती है क्या होती है? या तो 5 साल एडवोकेट, या तो 5 साल जज रहे हो हाई कोर्ट में, या 10 साल तक एडवोकेट रहे हो किसी हाई कोर्ट में, तो या फिर प्रेसिडेंट की नज़रों में आप डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो, तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक हो। तो वही सेम क्वालिफिकेशन इसको भी चाहिए। सैलरी और जो कंडीशन ऑफ सर्विस है वो भी प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करता है, राष्ट्रपति, यानी कि मेनली सारी चीज़ें अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट के ही हाथ में होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द अटॉर्नी जनरल। ड्यूटीज़ की अगर बात करें, टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द लीगल मैटर्स, तो लीगल मैटर्स में गवर्नमेंट को एडवाइस करना, जैसे अभी मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरह से लॉयर है ये। ही हैज़ टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट, टू अपीयर इन द हाई कोर्ट इन द केसेस कंसर्निंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा वो यही करेगा अटॉर्नी जनरल। राइट्स की अगर बात करें, हैज़ राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि राइट टू ऑडियंस का मतलब है कहीं भी किसी भी कोर्ट में जा सकता है। टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो हमने देखा था राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स, जब हमने देखे थे तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि जैसे कि कोई भी मिनिस्टर है किसी हाउस का, वो किसी दूसरे हाउस में जाके बोल सकता है, लेकिन वो वहाँ की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता, वोट अपने हाउस में कर सकता है। तभी वहाँ पे देखा था अटॉर्नी जनरल के बारे में कि वो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी जा सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी वो हाउस का मेंबर नहीं है। ठीक है, ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ अवेलेबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर ग्रांटेड टू द एजी, यानी कि जो भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती हैं वो अटॉर्नी जनरल को भी मिलती है। पहले अटॉर्नी जनरल हमारे देश के थे MC सेतलवाद, जो कि हमारा पहला लॉ कमीशन बना था देश का, जो हमारे देश का पहला लॉ कमीशन बना था। इसके चेयरमैन कौन थे? ये तो मैकॉले था, लेकिन ये आज़ादी के पहले की बात है, तब मैकॉले था। ठीक है, जो पहला लॉ कमीशन बना था, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस जो पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन थे ही वॉज MC सेतलवाद। करेंट अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकट रमणी। ठीक है, R वेंकट रमणी क्या है? करेंट अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि कौन क्या है और क्या चीज़ें होती हैं अटॉर्नी जनरल के रिस्पेक्ट में। अभी आते हैं दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे, AG के बाद CAG। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए दिए जाते हैं इनको सॉलिसिटर जनरल्स, एंड ये जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है। रिसेंटली अभी SSC JEE एग्जाम में इसने पूछा कि रिसेंटली भी सॉलिसिटर जनरल नए कौन अपॉइंट हुए हैं, तो पिछले साल 2023 में जून के महीने में तुषार मेहता ये नए सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट हुए थे। ठीक है, एंड एक चीज़ और, जैसे कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री होता है अटॉर्नी जनरल, यानी कि केंद्र सरकार का वकील होता है अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, ऐसे राज्य सरकार का वकील होता है, यानी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट एडवोकेट जनरल। ठीक है, स्टेट के केस में कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल नंबर 165, 165।
ठीक है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, ट्रिक वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्टिकल होता है, यानी कि पार्ट 5 का आर्टिकल है, उसमें आप 89 ऐड करो तो सिमिलरली आपको सेम तरह का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका आर्टिकल मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें अटॉर्नी जनरल है आर्टिकल नंबर 76 में, तो फिर 89 इसमें ऐड करेंगे तो 165 आ जाएगा एडवोकेट जनरल के बारे में। तो कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मनी बिल है 110 में, तो 89 ऐड करिए तो ये मनी बिल ऑफ स्टेट के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो बहुत आसान होता है, आपको बस पार्लियामेंट पार्ट 5 के आर्टिकल से याद होने चाहिए, पार्ट 6 के अपने आप याद हो जाएंगे। कैग की बात करें, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, तो इनकी अगर बात करें तो सिंगल मेंबर्ड बॉडी है। जैसे कि इसमें अभी हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेंगे, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया देखेंगे, तो ये मल्टी मेंबर्ड बॉडी, यानी एक से ज़्यादा इसमें सदस्य हैं। यूपीएससी मल्टी मेंबर्ड बॉडी है, बट ये एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी, यानी कि एक ही बंदा होता है। अब ऐसा नहीं कि एक ही बंदा पूरा इतना बड़ा ऑफिस है और अकेले कैग ही सब कुछ चला सब कुछ करा। ऑब्वियस सी बात है, उसके मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उसमें, बहुत सारे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कैग को असिस्ट करने के लिए भी कोई होते हैं ना, कि डिप्टी कैग होते हैं, इस तरह से नहीं होता। जैसे कि हम इलेक्शन कमीशन में देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, चेयरमैन होता है यूपीएससी में एंड अदर मेंबर्स होते हैं यूपीएससी में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस कैग है, सिंगल मेंबर्ड बॉडी इसीलिए इसको बोलते हैं। आर्टिकल 148 से लेकर अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक में दिया हुआ है। कौन सा पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा? पार्ट 5 में ही आएगा। अटॉर्नी जनरल भी पार्ट 5 में ही आता है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ये आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। दैट मीन्स कि ये चैप्टर नंबर 1, पार्ट 5 चैप्टर 1 में आएगा। ठीक है, एंड क्या कर ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ चैप्टर वगैरह क्या होता है। और ये किसकी बात करेंगे? ये लास्ट चैप्टर नंबर 5 ऑफ पार्ट नंबर 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है, तो कैग इज कंसिडर एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। पब्लिक पर्स क्या है? तो पब्लिक पर्स है सर जो आपका भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 266, जहाँ पे सब टैक्स वैक्स का पैसा आता जाता है, तो वो एक पब्लिक पर्स है। क्यों? क्योंकि पब्लिक का पैसा, टैक्स का पैसा मतलब पब्लिक का पैसा, तो उसको गार्जियन, उसकी रक्षा करता है ये। और एक चीज़ ध्यान रखना, ही इज़ ऑल्सो कंसिडर एज द गाइड एंड फिलोसोफर ऑफ गाइड एंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी। जो हमारी डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं, ये टॉपिक मैंने आपको नहीं करवाया है। जो डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं, तो उसमें स्टैंडिंग कमेटी एक होती है, स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसको लोक लेखा समिति बोलते हैं, जो कि ये सब जो पब्लिक अकाउंट यानी कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो डिफरेंट तरह के फंड्स हैं उनको ये स्क्रूटनाइज करता है, तो उसको उस पर्टिकुलर काम में असिस्ट करने का काम कैग करता है, इसलिए इसको गाइड एंड फिलोसोफर बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो ये नहीं होगा तो मैं अलग से इसका भी लेक्चर ले लूँगा, जहाँ पे मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है उसके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, यानी कि जो ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है उसका ये हेड होगा, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। जैसे कि अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करा था, इसकी भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा। अब ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की हम अपॉइंटमेंट देखते हैं तो वो प्रेसिडेंट ही करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन कर रहा था? प्रेसिडेंट ही कर रहा था। बट अटॉर्नी जनरल का कोई फिक्स टेन्योर नहीं था, इनका फिक्स टेन्योर होता है, दैट इज 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, 6 साल या 65 साल, विच एवर इज अर्ली। यानी 6 साल का अगर कार्यकाल पूरा हो गया तो रिटायर होना पड़ेगा, और अगर उससे पहले 65 साल की उम्र हो गई तो रिटायर होना पड़ेगा। रिमूवल सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज का रिमूवल कैसे हो रहा था? जजेस इंक्वायरी ऑफ एक्ट ऑफ 1968 में पूरा प्रोसीजर मेंशन था कि लोकसभा में अगर रेजोल्यूशन स्टार्ट हो रहा तो 100 मेंबर्स का पहले अप्रूवल चाहिए, राज्यसभा में अगर स्टार्ट हो रहा तो 50 मेंबर का अप्रूवल चाहिए, और वंस अप्रूव्ड इसको आपको स्पेशल मेजोरिटी से, वैसे इतना भी डायरेक्ट नहीं होता है, देन ये जाता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, पीठासीन अधिकारी, उसके पास ये रेजोल्यूशन जाता है। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार बात तो सही है, तो वो एक 3 मेंबर्ड कमेटी बनाता है, 3 सदस्यीय एक समिति बनाता है। उस समिति ने बोला हाँ यू कैन प्रोसीड, तब जो है इसके खिलाफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी, जहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी दैट इज़ 2/3 मेंबर्स, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप यहाँ से पास करवाना होगा, और यहाँ से भी आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना होगा, एंड देन प्रेसिडेंट ठप्पा लगा के उसको हटा देगा। हटाता प्रेसिडेंट है, लेकिन पूरा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बाद, जब पार्लियामेंट अप्रूव कर देगा उसके बाद। तो सुप्रीम कोर्ट का जैसे जज हटाया जाता है वैसे ही कैग हटाया जाता है। नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यानी एक बार जो कैग बन गया देश का वो दोबारा कैग नहीं बन सकता है। कमेंट में बताइए, क्या एक बार जो इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है क्या वो दोबारा प्रेसिडेंट बन सकता है? सैलरी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो सैलरी को, और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन रहे हमारे देश के, तो कौन डिटरमाइन करता है सैलरी? तो सैलरी इनका पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। आर्टिकल 149 पे आते हैं, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ कैग, यानी कि यहाँ पे 149 में बस आप ड्यूटीज़ याद रखिएगा, ख़त्म बात। ठीक है, आर्टिकल नंबर 149 में ड्यूटीज़ बस आपको याद रखना है। ड्यूटी से कुछ याद आ रहा है आपको? आर्टिकल नंबर 78 किसकी ड्यूटीज़ मेंशन है इसमें?
Audits the accounts related to all expenditure from the Consulate Fund of India and Contingency Fund of India, ascertains the certifies the net proceeds of tax and duty. What is this net proceeds होगा, ये process नहीं, net proceeds of any, net proceeds of tax का मतलब होता है जो भी टैक्स का कलेक्शन हुआ, ठीक है, उसको टैक्स को कलेक्ट करने में कुछ पैसा लगा होगा, उसको हटा दीजिए, दैट इज़ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स. ही कंपाइल्स एंड मेंटेन्स दी अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट ये कंपाइल नहीं करता, पहले करता था लेकिन 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 से हटा दिया गया. उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए नहीं. स्टेट गवर्नमेंट का बस ये ध्यान रखना, कंपाइल करता है, बस इतना ध्यान रखना यार तुम. 149 ड्यूटीज़, बस खत्म. 150 accounts of union and state shall be kept in the such form as the president may on the advice of CAG may prescribe. तो जैसे मतलब उस हिसाब से अकाउंट मेंटेन करना होगा यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का जैसे प्रेसिडेंट प्रेस्क्राइब करेगा. 151 ये कि अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को देता है. अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो प्रेसिडेंट को देगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो किसको देगा, गवर्नर को देगा. एंड ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी कोई भी, और ये कहाँ पे टेबल करेंगे इसको, प्रेसिडेंट टेबल करेंगे पार्लियामेंट में, ठीक है, जो भी इनको रिपोर्ट मिली है कैग से, टेबल का करने का मतलब रखेंगे पार्लियामेंट के सामने, और गवर्नर रखेगा अपने स्टेट लेजिस्लेचर में. कोई भी किसी भी तरह की एडवाइस जो कैग यहाँ पे देंगे प्रेसिडेंट को, दैट शैल नॉट बी बाइंडिंग ऑन दी प्रेसिडेंट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. अभी आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारत का चुनाव आयोग. काफ़ी न्यूज़ में, बिकॉज अभी हमारे 18 जनरल इलेक्शंस हुए, इसलिए 18 लोकसभा के लिए जो जनरल इलेक्शंस हुए. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 324 से 329 के बीच में दिया हुआ है. AG CAG तो हमारे किस में है, पार्ट नंबर 5 में. एंड एक चीज़ कि हमारे पहले CAG कौन थे और करंट CAG कौन है. तो पहले थे हमारे V नरहरि राव, ठीक है. एंड करंट में हिंट देता हूँ, मैं बताऊँगा नहीं, हिंट देता हूँ मैं आपको. इनको रिसेंटली अभी WHO दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा डेटा है उसको ऑडिट करने के लिए इनको अपॉइंट किया गया है. बताइए उनका नाम क्या है, ठीक है. ये उसी स्टेट से आते हैं जहाँ से हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. अब बताइए, ठीक है. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आते हैं, भारत का चुनाव आयोग पे आते हैं. तो चुनाव आयोग जो है ये आपके पार्ट नंबर 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, ध्यान रखना, भाग 15 में. 15 मतलब इस तरह से लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स में. आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में दिया हुआ. इलेक्शन कमीशन इज़ अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी. परमानेंट बॉडी और इंडिपेंडेंट बॉडी. अब इंडिपेंडेंस तो कहीं ना कहीं इसकी अब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है. ये मैंने आपको अभी SSC JEE का जो करंट अफेयर्स का लेक्चर लिया तो उसमें बताया था किस तरह से इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट 1991 का, उसमें अभी अमेंडमेंट्स प्रपोज किया, अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको एक सिलेक्शन कमिटी अपॉइंट करेगी, और उस सिलेक्शन कमेटी में होंगे प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है. और इनकी सैलरी जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज की इक्विवेलेंट होती थी, अभी वो कैबिनेट मिनिस्टर की इक्विवेलेंट हो गई है, यानी कि उसको पार्लियामेंट चेंज कर सकता है इनकी सैलरी को. तो थोड़ा सा इंडिपेंडेंस तो अब उतनी नहीं रही. इट इज़ कॉमन टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. मतलब ये है कि ये चुनाव करवाता है ना सिर्फ सेंटर के बल्कि भी स्टेट्स के भी. कैसे, ये लोकसभा के चुनाव करवाता है, ये राज्यसभा के चुनाव करवाता है, ये विधानसभा के चुनाव करवाता है, ये विधान परिषद के चुनाव करवाता है, देश के राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, ये देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है. तो इन सब के चुनाव करवाता है. वहीं जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है, वो पंचायत और नगर पालिका को बुलाओ भाई, गड्ढा भरवाओ भाई कोई जल्दी से. तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी जो हैं इनके चुनाव करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो राज्य का चुनाव आयोग है वो, ठीक है, किसके, लोकल बॉडीज़ के. ऑलराइट. द इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इसे मैं आपको बता चुका हूँ. इलेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. देखो पहली बात तो जब हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था, इट वॉज अ सिंगल मेंबर्ड बॉडी, ठीक है. जब ये बना था इट वॉज एक क्वेश्चन दिमाग में एकदम रैंडम हिट किया, सुप्रीम कोर्ट जो देश का है उसकी पहली सिटिंग कब हुई थी. हिंट देता हूँ, जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था उसी के 2 दिन बाद, ठीक है, बताओ. ठीक है, तो सिंगल मेंबर्ड बॉडी था ये जब बना था, सिंगल मेंबर्ड बॉडी था ये. देन आपको पता है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जिससे क्या किया जाता है, वोटिंग एज को घटा दिया जाता है, 21 से 18 कर दिया जाता है. ये अमेंडमेंट हुआ था 1988 में, एनफोर्स लागू हुआ था 1989 में, और इसी के चलते इसको एक अगेन मल्टी मेंबर्ड बॉडी बनाया गया था. सबसे पहली बार इसको मल्टी मेंबर्ड बॉडी कब बनाया गया था, 1989 में, जहाँ पे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होता था, अब 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स भी यहाँ पे
ले आए गए, ठीक है, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो यानी कि इसका कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो 1+2 का होता है। करंट में कौन है अगर हम बात करें तो करंट में ये 1 है राजीव कुमार जी। राजीव कुमार क्या है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर कौन है, एक तो ज्ञानेश कुमार है हमारे, ज्ञानेश कुमार, और दूसरे कौन है, चलो आप बताओ। SSS हिंट है आपके लिए, SSS बताओ, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इनकी अपॉइंटमेंट करता है, नियुक्ति करता है। टर्म की अगर बात करें 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, जैसे कि कैग में था हमने देखा। पावर्स क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, एडवाइजरी भी होती हैं, क्वाजी जुडिशियल। क्वाजी जुडिशियल का मतलब ये होता है कि थोड़ी सी जो जुडिशरी के पास पावर होती है, किसी को भी समन कर सकता है वो पावर थोड़ी सी है, इसलिए हम क्वाजी जुडिशियल, आधा अधूरा जुडिशियल बोल देते हैं। रिमूवल की अगर बात करें, जैसे कैग का होता है, सेम है सुप्रीम कोर्ट जज। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज प्रोवाइडेड बाय द फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एज सच बहुत ज़्यादा तो इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रही, लेकिन ठीक है। आगे बढ़ते हैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया पे, यानी कि भारत का। एक चीज़, ये जो यहाँ पे आर्टिकल लिखे हैं ये आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड आर्टिकल्स ही हैं। एरो यहाँ पे गलत लग गया है, मैं इसको सही करवा दूंगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 324 से 329 बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। 324 तो सुप्रिटेंडेंट, इस पर सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया था, ठीक है। सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, यानी कि जो इलेक्शंस वगैरह करवाना, ये आर्टिकल नंबर 324 में है। नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि 325 अनुच्छेद ये बोलता है कि जो इलेक्टोरल लिस्ट होती है उसमें किसी को इस बात को कह के एक्सक्लूड नहीं किया सकता है, या फिर इंक्लूड करने से मना नहीं किया सकता है कि वो इस रिलीजन से, इस रेस से, इस कास्ट से। 326 की अगर बात करें, इलेक्शन टू द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली की ये बात करता है। 326, 327 की अगर बात करें, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर, यानी किस तरह से इलेक्शन करवाए जाएंगे उसको लेके पावर है। देखो ऐसा नहीं कि सारे रटने हैं, ठीक है, एक दो याद कर लो, बाकी तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर लोगे ना। 329 आखिरी वाला याद कर लो और शुरू के 2 याद कर लो, खत्म। बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, यानी कि जो इलेक्टोरल मैटर्स है इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, इसमें मामले में दखलंदाजी कोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तभी आपने देखा होगा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट अपना या फिर हाई कोर्ट अपना मुंह बंद ही रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया पे। और एक चीज़ कि देश के हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, नहीं लिखा है यहाँ पे आई थिंक, ठीक है। तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ये थे सुकुमार सेन, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी आते हैं फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग पे। आर्टिकल 280 ये भी क्वाज़ी जुडिशियल है, यानी कि समन करने की पावर होती है इसके पास भी। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति इसको भी बनाता है। कॉम्पोजिशन 1+4 का होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 1+2 का है, यानी एक आपका फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन होगा एंड अदर जो मेंबर्स होंगे वो 4 होंगे। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, कैग वॉजेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नॉट, ठीक है, यानी कि कैग जो हमारा रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। सेम इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं। यूपीएससी के मेंबर भी उसी सेम पोस्ट पे या फिर उससे नीचे रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन वगैरह, ये रीअपॉइंट हो सकते हैं, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। पार्लियामेंट डिटरमाइन देयर क्वालिफिकेशन डिटरमाइन करता है, तो चेयरमैन की इन्होंने क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट ने डिटरमाइन कर रखी है कि उसको पब्लिक अफेयर्स में नॉलेज होनी चाहिए। बाकी अदर 4 मेंबर्स की भी क्वालिफिकेशन बता रखी है पार्लियामेंट में, जो हमें पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड, ठीक है। तो ये मतलब अदर एक पर्टिकुलर मेंबर की क्वालिफिकेशन है जो कि आपको छोड़ देना पूरी तरह से। अभी आते हैं और ये मतलब वही क्वालिफिकेशन है, ठीक है, कि फाइनेंस एंड अकाउंट में नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, फाइनेंशियल मैटर में, ये आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लास्ट टाइम में। फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन में टू रिकमेंड द प्रेसिडेंट विच इज़ नॉट बाइंडिंग, ठीक है। रिकमेंडेशन जो प्रेसिडेंट को देता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ज़्यादातर जो रिकमेंडेशन मिलती है प्रेसिडेंट को या फिर किसी को भी अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बाइंडिंग नहीं होती है। जैसे कि प्रेसिडेंट को एडवाइस, प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते, अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो वो बाइंडिंग होती है, ध्यान रखना। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद जो हमारे राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, वो बाइंडिंग होती है, लेकिन उसको भी प्रेसिडेंट एक बार तो लौटा ही सकता है एक टाइम, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट ने इसको बाइंडिंग कर दिया था पूरी तरह से, ये मानना ही पड़ेगा। देन मैंने आपको बताया था 44th अमेंडमेंट ने बोला कि ठीक है आप एक बार लौटा सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट, किस तरह से वो जो टैक्स कलेक्ट हुआ उसका नेट प्रोसीड मैंने अभी आपको बताया, उसका मतलब क्या होता है, किस तरह से सेंटर और डिफरेंट स्टेट्स में बटेगा। हाउ द ग्रांट्स विल बी एडेड टू दी स्टेट्स बाय द सेंटर। व्हाट आर ग्रांट्स, ग्रांट्स का मतलब अनुमोदन, यानी कि जो भी फ्री फंड का पैसा गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, बिना उसको
मैंने आपको बताया था ग्रांट आपका किस उस हेड में आता है, ये आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कैपिटल में आपका लोन आता है ना, हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में। तो ग्रांट का मतलब होता है जो कि लौटाना नहीं होता, ना ही उसमें इंटरेस्ट रेट देना होता है। तो मैंने आपको एक तरह से खैरात दे दी, तो वो किस तरह से मिलेगी स्टेट्स को, वो डिटरमाइन करता है। एंड किस तरह से स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसको किस तरह से ऑगमेंट किया जाना चाहिए, चेंज किया जाना चाहिए, सो दैट पंचायत और नगर पालिकाओं को भी ठीक ठाक फंड्स मिलते रहें। ये भी काम होता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का। बात करें पहले फाइनेंस कमीशन के हेड केसी न्योगी थे, जो 15th जो अभी सबसे लेटेस्ट वाला था उसके एनके सिंह थे। और जो 16th वाला होगा, ठीक है, 16th वाला होगा 16वां वाला, इसके होंगे हमारे कौन, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जो 16th वाला अभी 2026 से बैठेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। अब आते हैं किस पे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट पे। तो इस पर्टिकुलर कमीशन की अगर बात करें तो ये पहले कहलाता था स्पेशल ऑफिसर, ये हुआ करता था स्पेशल ऑफिसर इस तरह से। देन 65th अमेंडमेंट ने इसको ऑफिसर से हटा के कमीशन बना दिया। किसने, 65th अमेंडमेंट ने, 65वें ने इसको ऑफिसर से कमीशन बना दिया। और ये जब कमीशन था तो सिर्फ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट नहीं था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब था। देन 89th अमेंडमेंट, नॉट 86th अमेंडमेंट तो हमने पढ़ा है 2002 में हुआ था, और वो किससे एसोसिएटेड है, वो हमारा एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड है, जिसने कि आर्टिकल नंबर 21A ऐड किया था, आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया था, और आर्टिकल 51A सब क्लॉज के को ऐड किया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये 89th अमेंडमेंट था जिसने कि NCSC दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को बाइफर्केट किया, यानी कि अलग अलग किया। आर्टिकल 338A ये बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अब अलग अलग किया तो ध्यान रखना, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है ये आर्टिकल नंबर 338 पे चला गया, और 338A पे आ गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, और 338B में है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्रिएट किया गया। तो पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं हुआ करती थी बैकवर्ड क्लास वाला कमीशन, लेकिन अभी है 102nd अमेंडमेंट के बाद। कमेंट आपको बताना है कि 104th अमेंडमेंट किससे एसोसिएटेड है। और रिसेंटली सबसे लेटेस्ट कौन सा है, 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके तहत हमारी 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व की जाएंगे पार्लियामेंट में, किसके लिए, विमेंस के लिए। ठीक है, एंड स्टेट लेजिस्लेचर में भी चेयरमैन प्लस वाइस चेयरमैन प्लस 3 अदर मेंबर इसका कॉम्पोजिशन होता है, एंड ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये थोड़ा सा अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है एंड आर्टिकल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अभी इससे एसोसिएटेड जेई में क्वेश्चन भी पूछा गया। अभी आते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन पे। ठीक है, किस पे आ रहे हैं हम, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका यूपीएससी दैट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आता है। वन थिंग है शुड बी नोटेड दैट JPSC दैट इज जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि एक संवैधानिक निकाय नहीं होता है ये। इसको प्रेसिडेंट या फिर इसको एक पार्लियामेंट जो है हमारा, इसको पार्लियामेंट स्टेट की नीड्स के हिसाब से एक एक्ट के थ्रू क्रिएट करता है। अब क्योंकि एक एक्ट के थ्रू क्रिएट होता है तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अभी तक तो ऐसा इतना कोई क्वेश्चन डीप में नहीं पूछा है कि JPSC कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन हाँ पूछ सकता है। ठीक है, हमें रेडी रहना चाहिए। आर्टिकल 315, अब ध्यान रखना, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये दोनों की बात करता है, यूपीएससी स्टेट PSC। ये मत सोचना कि यूपीएससी अलग पार्ट 5 में होगा, स्टेट PSC पार्ट 6 में होगा। पूरा ये पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत आते हैं, और ये पार्ट नंबर 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, भाग नंबर 14, आर्टिकल नंबर 315 से लेके 323 के बीच में दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, उसमें यूपीएससी भी है, स्टेट PSC भी है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट्स, फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिकल 315 में। अगर बात करें कि कैसे कौन अपॉइंटमेंट करेगा, तो अपॉइंटमेंट ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट ही करेगा। एंड टर्म ऑफ ऑफिस की अगर बात करें तो 6 साल या 65 साल की उम्र, यूपीएससी में, स्टेट PSC और जॉइंट PSC में 6 साल या 62 साल होता है। रेजिग्नेशन यूपीएससी और आपका जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो प्रेसिडेंट को देंगे ये लोग, स्टेट PSC के केस में गवर्नर को देंगे। अपॉइंटमेंट भी, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि रेजिग्नेशन तो ये लोग अपना गवर्नर को देते हैं स्टेट PSC वाले, और अपॉइंट भी इनको गवर्नर ही करता है। इनको प्रेसिडेंट करेगा और इनको गवर्नर, जिसको जो अपॉइंट कर रहा है उसी को रेजिग्नेशन देंगे। लेकिन जब रिमूवल की बात आती है तो चाहे कोई भी हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे स्टेट PSC का हो, जॉइंट PSC का हो, प्रेसिडेंट ही हटा सकता है अगर वो इंस्टॉलमेंट यानी कि दिवालिया हो गया। ठीक है, फिर इज एंगेज इन पेड एम्प्लॉयमेंट, घूस लेके किसी के अपॉइंटमेंट कर रहा है, पगला गया है, मिसबिहेव कर रहा है। ठीक है, और हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी थी। हमने कैग में देखा,
हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में देखा कि इनका रिमूवल सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज था, बट इनका सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज नहीं है। इनको आराम से प्रेसिडेंट हटा देगा बिना किसी लोड के साथ, ठीक है। आर्टिकल 318 तो 315 से 323 के बीच में दिया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो पावर तो ये क्या है, यहाँ पे 317 में रिमूवल वगैरह, रिमूवल एंड सस्पेंशन लिखा हुआ है। 318 पावर टू मेक रेगुलेशंस एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन, यानी कि जो कंडीशन ऑफ सर्विस है उसको लेके यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की पावर, तो ये प्रेसिडेंट को है यूपीएससी और जेपीएससी के केस में, गवर्नर को है इन द केस ऑफ स्टेट पीएससी। 319 की बात करें, प्रोहिबिशन एज टू द होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाय द मेंबर्स टू ऑफ कमीशन और सीजिंग टू बी सच मेंबर्स। पहली बात कि जो आपके मेंबर्स हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, किसी भी ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। घर बैठो आराम से। क्यों? क्योंकि आप फिर अगर मान लो कि यूपीएससी कोई मेंबर है या यूपीएससी का चेयरमैन है, तो वो उसी मान लो किसी को फेवर करेगा, फेवरेटिज्म करेगा, इस सेंस में कि भाई कल को हम किसी ऑफिस में जाएंगे तो ये हमें कल को फेवर करेगा, तो ये इसीलिए इनको वो है। और ये रीअपॉइंट भी सेम ऑफिस पे नहीं हो सकते। जैसे कि मान लो कोई मेंबर ऑफ यूपीएससी है तो फिर से मेंबर नहीं बन सकता है, वो चेयरमैन बन सकता है, लेकिन मेंबर या फिर इससे नीचे के पोस्ट में जा सकता है। वो चेयरमैन बन सकता है यूपीएससी का, या फिर चेयरमैन बन सकता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, लेकिन नीचे नहीं जा सकता उससे सेम पोजीशन पे। 320 फंक्शंस की बात करता है। फंक्शन क्या, ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम कंडक्ट कराना, सिविल सर्विसेज जो भी हुआ, सीडीएस का एग्जाम, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का, एनडीए का, इस काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं, सब कंडक्ट कराना। 321 पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस, तो पावर मतलब कौन इनके फंक्शंस को एक्सटेंड कर सकता है, पार्लियामेंट इन द केस ऑफ यूपीएससी, स्टेट लेजिस्लेचर इन द केस ऑफ स्टेट पीएससी, एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन केस में भी पार्लियामेंट ही होगा। 322 की अगर बात करें तो एक्सपेंसेस की बात करता है, खर्चे सीएफआई से निकलेंगे और सीएफएस से निकलेंगे स्टेट पीएससी केस में। 323 रिपोर्ट्स को किसको देता है पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी देता है प्रेसिडेंट को, और स्टेट पीएससी एंड ज्वाइंट पीएससी गवर्नर को। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है क्या, दो या फिर दो से ज़्यादा स्टेट के लिए, यूजुअली दो ही स्टेट होते हैं, ठीक है, दो स्टेट के लिए कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप कर देना, ठीक है, तो वो गवर्नर को देंगे, रिस्पेक्टिव जो स्टेट से गवर्नर है उनको। तो यहाँ पे अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो क्या आपको सारे आर्टिकल याद रखने हैं, सारे तो याद नहीं रखने, लेकिन हाँ बीच बीच में कुछ याद कर लो, सो दैट इस तरह से मैचिंग में जब क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन वहाँ पर कर पाएंगे। अब देख लेते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो स्टैट्यूटरी और एक एग्जीक्यूटिव। स्टैट्यूटरी वो बॉडीज़ होती हैं जो लॉ के थ्रू क्रिएट करी गई हों, जिनका कोई ना कोई एक्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ ही लिखी हुई हैं। सबसे पहले हमारी एनएचआरसी, दैट इज़ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसको स्टैब्लिश किया गया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993 से, क्योंकि एक एक्ट से स्टैब्लिश किया गया था, इसलिए एनएचआरसी क्या है आपकी स्टैट्यूटरी है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे नेशनल जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है आर्टिकल नंबर 338B में, तो पहले क्या था, वो पहले आपका वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ, देन बाद में 102nd अमेंडमेंट से वो बैकवर्ड क्लास कमीशन आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल को स्टेटस मिल गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसमें कॉम्पोजिशन 1+5 का होता है, नहीं एक चेयरपर्सन रहेगा, 1+5 जहाँ भी लिखा हो, मतलब 1 का मतलब चेयरपर्सन होता है, और 5 जो हैं बाकी हमारे अदर मेंबर्स हो जाएंगे, जिसमें कि जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन, SC ST माइनॉरिटी, तो ये कमीशन के जो मेंबर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो, इन कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के। आता है हमारा नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ये स्टैब्लिश हुआ था आपका 1992 में, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जो एक्ट आया था ना, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन राइट करके एक्ट था ये, ठीक है, तो वो 1990 में आया था, एक्ट 1990 में, बट स्टैब्लिश 1992 में हुआ था, बस इतना ही ध्यान रखना। और अभी करंट चेयरपर्सन आप कमेंट बताएंगे कौन है इसके। देन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, इन्फॉर्मेशन अगर हमें लेनी होती है तो हम क्या करते हैं, RTI फाइल करते हैं, तो इसको RTI एक्ट, दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था। एंड डू यू नो कि दैट राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक मौलिक अधिकार भी है आपका, ठीक है। टर्म यहाँ के मेंबर्स का 5 साल या 65 साल की उम्र होती है, नहीं है तो 5 साल उनकी कंप्लीट हो गए, फिर 65 ईयर्स की एज, और ये एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर अपॉइंटमेंट कभी पूछेगा सीधा प्रेसिडेंट मारना आप, ठीक है। आपको पता है कहाँ मारना है कहाँ नहीं मारना है, अगर जहाँ नहीं बताया मैंने तो वहाँ पे इट गोज विदाउट सेइंग प्रेसिडेंट। अब जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करता है, बट बाकी सारी चीज़ें रिमूवल वगैरह प्रेसिडेंट करेगा। ध्यान से सुनना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, लेकिन रिमूवल वहाँ प्रेसिडेंट करता है। लेकिन हाई कोर्ट के केस में अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेगा, रिमूवल भी गवर्नर करेगा, बट ओथ शपथ दिला देता है हाई कोर्ट के केस में कौन, गवर्नर, है ना।
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये आपका पहले स्टैट्यूटरी नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव बॉडी हुआ करता था जब स्टैब्लिश हुआ था 1963 में। 2003 में एक एक्ट आया सीवीसी एक्ट, और उसके तहत इसको स्टैट्यूटरी रिकग्निशन मिला। कॉम्पोजिशन इसमें 1+2 होता है, नहीं सेम एज दैट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जहाँ पर एक चेयरपर्सन होता है, 2 अदर यहाँ पर मेंबर्स होंगे। टर्म की अगर बात करेंगे तो या तो 4 साल का टर्म होगा या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, इन दोनों में से जो भी पहले होगा। ओके, सीबीआई के बारे में देखेंगे, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव वाले में देखेंगे कि सीवीसी जो होती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये ध्यान रखना ये सिर्फ करप्शन, ठीक है, एंटी करप्शन एजेंसी है ये सीवीसी। उसी तरह एंटी करप्शन एजेंसी हमारी लोकपाल लोकायुक्त भी होती हैं, जो हाई लेवल, दैट इज़ इनका ये पावर होता है कि प्राइम मिनिस्टर तक ऑफिस तक को ये क्या कर सकते हैं, उस ऑफिस तक भी जांच बिठा सकते हैं। और लोकायुक्त होता है स्टेट में, तो ये चीफ मिनिस्टर लेवल तक जा सकता है ऊपर। तो आपको पता है अन्ना हजारे जो पूरा मूवमेंट हुआ था तो 2011 और 12 में सब, तो ये सब लोकपाल को ही लेके हुआ था। देन फाइनली 2013 में एक्ट पास हुआ, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट, जैसे पंचायत पहले मैंडेटरी नहीं था, लोकल बॉडीज में हमने पढ़ा था, लेकिन फिर भी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में स्टैब्लिश कर दिया गया था, बट मैंडेटरी नहीं हुआ करता था। इसी तरह सबसे पहला स्टेट बना था महाराष्ट्र, जिसने कि 1973 में 1973 में स्टैब्लिश तो कर दिया था, लेकिन ऐसा तो मैंडेटरी नहीं हुआ करता था। लेकिन 2013 के बाद इट बिकेम मैंडेटरी बिकॉज ये एक एक्ट आ गया, अधिनियम में आ गया। इसका कॉम्पोजिशन 1+8 का होता है। 1 मतलब जो आपका चेयरपर्सन होगा, ये जो है सिर्फ या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज होना चाहिए। जो 8 है, इसमें 8 है, इसमें आधे मेंबर्स, आधे SC ST OBC यहाँ से आने चाहिए, और बाकी जो आधे हैं जुडिशरी से आने चाहिए, यानी जुडिशियल मेंबर होने चाहिए। पहले हमारे लोकपाल कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष। अभी कौन है? अजय मानिक राव खानविलकार, ठीक है, ये नाम है इनका। एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ की बात करें, एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होती है ना तो बेचारों को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली, ना तो इनका कोई एक्ट है, ठीक है। इनको एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन यानी कि सरकार द्वारा क्रिएट किया गया, इनको संसद के द्वारा क्रिएट किया गया है, इनको सरकार के द्वारा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, इनका कोई एक्ट भी नहीं है। जैसे सीबीआई 1964 में स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन अपनी पावर डिराइव करता है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, ठीक है, ये एक्ट है, उससे अपनी पावर को डिराइव करता है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता था, लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में आता है। ये करप्शन के अलावा भी बाकी भी चीज़ें देखता है, जैसे कि बाकी कहीं कुछ ऐसा क्राइम हो जाता है, रेप केस हो जाता है, तो आप सुनते होंगे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इसमें, है ना। लॉ कमीशन की अगर बात करें, ये भी एग्जीक्यूटिव है, कोई एक्ट नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जगह नहीं है। 1955 में एस्टैब्लिश हुआ था सबसे पहली बार, पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस तो अगर आपको याद हो 1833 में एक्ट वगैरह आया था, उसके तहत सेटअप किया गया था लॉ कमीशन सबसे पहला, और उसका चेयरमैन थॉमस बैबिंगटन मैकुले था, थॉमस बैबिंगटन मैकुले। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1955 में बना, पहले थे MC सेतलवाद, और जो करंट है 23rd नंबर का लॉ कमीशन, उसके है दिनेश महेश्वरी। ओके, नीति आयोग की बात करें, विच स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये 1 जनवरी 2015 को एग्जिस्टेंस में आया था, जिसने कि योजना आयोग दैट इज़ प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। बिकॉज पहले इसकी जगह ये होता था, जो 5 ईयर प्लान लेके आता था, पंचवर्षीय योजना लेके आता था, इसकी जगह मोदी गवर्नमेंट ने इसको हटा के ये लाया। इसका चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ही होता है। देन वाइस चेयरपर्सन कौन होता है? वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, जैसे मोदी जी हैं भी तो वो अपॉइंट करेंगे, अपॉइंटेड बाई PM। अभी कौन है वाइस चेयरपर्सन? तो सुमन बेरी हैं, ठीक है, आई थिंक कि आपको सारी चीज़ें पता हैं। तो सुमन बेरी हैं अभी, सुमन, ठीक है, सुमन के बेरी, ओके, ये होते हैं। तो ये अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। इसमें एक गवर्निंग काउंसिल होती है, जिसमें कि सारे चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, प्लस जिसमें यूटीज़ में CM है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, मतलब जहाँ जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जहाँ CM है वहाँ के CM रहेंगे, और जहाँ CM नहीं है वहाँ पर आपको पता है लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। और CEO कौन है अभी? CEO भी होता है इसमें एक, तो CEO है BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो वाइस चेयरपर्सन होता है, ये कैबिनेट मिनिस्टर की जो रैंक है वो एंजॉय करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फाइनली खत्म होता है। बस एक चीज़ और नोट कर लो, दैट इज़ ये इंटर स्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल क्या होती हैं। इंटर स्टेट काउंसिल जो है आर्टिकल नंबर 263 में प्रोवाइडेड है कि एक इस तरह से इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए, जिसका गठन प्राइम मिनिस्टर करेगा, जिसको कौन फॉर्म करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है, यानी कि मतलब आर्टिकल 263 के तहत प्रेसिडेंट इसको स्टैब्लिश करता है, ठीक। सरकारीय कमीशन ने रिकमेंड किया था कि इंटर स्टेट काउंसिल को एक परमानेंट बॉडी की तरह सेटअप कर दिया जाना चाहिए। टेम्प्रेरी है अभी, जैसे इन द सेंस की बनाई गई, काम खत्म हो गया, चलो भाई निकलो।
ठीक है। तो लेकिन सरकारी कमीशन इसको एक, जैसे कि परमानेंट बॉडी इलेक्शन कमीशन है यूपीएससी, तो इसकी तरह इस्टेब्लिश करने की बात कही थी 1988 में सरकारी कमीशन, जो कि इंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर जिसने रिकमेंडेशंस दिए थे। एक तो सरकारी कमीशन था इंटर स्टेट रिलेशन को लेकर, और एक पुंछी कमीशन था, अगर कभी पूछ ले, पुंछी कमीशन आपका 2007 में इसकी रिकमेंडेशन आई थी इंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर, कि भाई किस तरह की सरकारी कमीशन में भी यही बात आई थी कि किस तरह से गवर्नर का रोल होना चाहिए, ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, है ना। बाकी इस तरह से सारी रिकमेंडेशन आई थी, लेकिन अभी हमें फोकस करना है इंटर स्टेट काउंसिल पे कि इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो पहली बात तो प्रेसिडेंट बनाता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। कॉम्पोजिशन में ध्यान रखना, चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा सीएम ऑफ ऑल स्टेट होंगे, चीफ मिनिस्टर सारे राज्यों के प्लस उन केंद्र शासित प्रदेशों के, उन यूनियन टेरिटरीज के जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, और अगर नहीं है तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, सिंपल, समझ में ही बात। सीएम और जिनमें जहाँ सीएम नहीं वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, प्लस 6 मेंबर होते हैं और 6 मेंबर्स, 6 यूनियन मिनिस्टर होंगे, जो केंद्र मंत्री यानी केंद्र सरकार मंत्री होंगे वो होंगे 6 यूनियन मिनिस्टर, जिनको की जो कि कैबिनेट रैंक के होंगे, और इनको पीएम नॉमिनेट करेगा। क्लियर है। तो कौन होगा, चेयरपर्सन होगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। देन मेंबर्स में कौन कौन आएगा, चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह, और 6 यूनियन मिनिस्टर जो आपके प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा। ओके, ये चीज़ समझ में आती है आपको। देन देन ठीक है। इसके बाद हम जोनल काउंसिल देखते हैं, ठीक है, कि ये जोनल काउंसिल क्या होती है, व्हाट इज जोनल काउंसिल का कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं, जैसे आर्टिकल 263 में के तहत उसको स्टैब्लिश किया जाता है सरकारी कमीशन को, इसका सच कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है। इसको स्टैब्लिश किया जाता है एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन, कुछ ज़्यादा मोटा चल रहा है नहीं, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये कब आया था, ये आया था आपका 1956 में, 1956 में, और इसके तहत इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। टोटल 5 जोनल काउंसिल होती हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की अलग होती है, ध्यान रखना। ये 1956 का जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, अगर आपको याद हो, 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़ इस एक्ट ने स्टैब्लिश करी थी, इफ़ यू कैन रिकॉल, आफ्टर द फजल अली कमीशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो 5 जोनल काउंसिल कौन सी हैं, एक तो नॉर्थ की, साउथ की, ईस्ट की, वेस्ट की और सेंटर की। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की जो जोनल काउंसिल है वो अलग से एक एक्ट है, दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1972, 1972 का जो अधिनियम है उसके तहत ये नॉर्थ ईस्ट की स्टैब्लिश होती है। अब इसमें ध्यान रखने वाली ये चीज़ है कि जो चेयरपर्सन होता है इसमें वो होम मिनिस्टर होता है, बस, ठीक है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि जो गृह मंत्री होता है वो इसका क्या होता है, चेयरपर्सन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो वाइस चेयरपर्सन होंगे वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। किस स्टेट का सर, राउंड, मतलब पूरा वो राउंड में चलता है, ठीक है, राउंड राउंड राउंड, यूपी, एमपी, राजस्थान, सबके बनते रहते हैं इस तरह से, ठीक है। तो 5 होती हैं। बाकी एक जो नॉर्थ ईस्ट की है उसका अलग एक्ट है, चेयरमैन होम मिनिस्टर होता है, वाइस चेयरपर्सन सीएम होता है। बाकी इंटर स्टेट काउंसिल में अगर बात करें चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। खत्म होता है फाइनली हमारा पूरा पॉलिटी। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करनी है, एंड अब हम मिलेंगे मस्त नहा धो के किसमें, हिस्ट्री में, और वो भी मॉडर्न हिस्ट्री में मिलेंगे, ऑलराइट। और आपको पता है कि स्पॉटिफाई पे सारे लेक्चर्स उसके भी डल चुके हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिटी के भी, ठीक है। आई थिंक डले नहीं हैं तो सुबह तक कल डल जाएंगे। और क्या बताना था आपको, हाँ, बाकी माइंड मैप आप डाउनलोड कर सकते हैं परमार अकेडमी एप्लीकेशन से, माइंड मैप वाले सेक्शन से। थैंक यू एंड आई होप यू गाइज आर एन्जॉइंग दिस सीरीज़, ठीक है। ज़्यादा मज़े मतलब रिवाइज भी करो, ठीक है। थैंक यू।